हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे से होंगे और मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, प्रचंड प्रयास बहुत ही बड़े पहल के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ है और इसी पहल में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आपको पता ही होगा कि जो संविधान है, जब उसका निर्माण किया गया था तो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने कई देशों के संविधान का अवलोकन किया। लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था और वहां से जो भी चीजें उनको अच्छी लगी, सही लगी, हमारे भारतीय समाज के लिए उचित लगी, उन्होंने उन सभी चीजों को हमारे संविधान में शामिल किया। परंतु उनमें कुछ न कुछ बदलाव करके ही वो हमारे संविधान में उसको जगह दी गई है, क्योंकि जैसी स्थिति अमेरिका की थी वैसी हमारे भारत की नहीं थी। तो हम बिल्कुल हूबहू वैसा ही अगर कोई चीज ले लेंगे तो उसको जो है हमारे भारत में उसको शामिल करने में दिक्कत आती, इसलिए हमने उसको हूबहू नहीं लिया, हमने उसको थोड़ा सा चेंज करके अपने समाज के हिसाब से उसको शामिल किया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे कि कौन कौन से देश से कौन कौन से स्रोत हमने जो है अपने संविधान में शामिल किए हैं। तो चलिए मिलकर इस पे चर्चा करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ही गौर से पढ़िएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अमेरिका। अमेरिका क्योंकि एक बहुत ही बड़ा राष्ट्र है और बहुत ही विकसित भी है, तो वहां से क्या क्या चीजें ली गई हैं इनके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें अमेरिका से ली गई हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले प्रस्तावना। हमारा संविधान, जब हम संविधान को पढ़ते हैं, उसको खोलते हैं, तो सबसे नंबर 1 पे जो पेज खुलता है उसमें प्रस्तावना का वर्णन दिया गया है और उसमें हमारे संविधान का एक ओवरव्यू दिया गया है कि हमारे संविधान को किस प्रकार या फिर किसके लिए निर्माण किया गया है, किस किस प्रकार की हमें सुविधाएं दी गई हैं, स्वतंत्रता दिया गया है, समानता दिया गया है, वो सब चीजों का उसको बहुत ही शॉर्ट में जो है उल्लेख किया गया है। और प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका से लिया है। उसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार, क्योंकि हमारे अधिकार ही हमको भारतीय नागरिक होने पर सुरक्षित महसूस करवाते हैं। तो मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। देखिए, कोई भी चीज समझने से ही समस्याओं का समाधान होता है। हाँ, आप रटिए मत, इसको केवल समझते हुए पढ़िए, आपको सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद होती चली जाएंगी। फिर आते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो अपनी ही कही गई बातों को दोबारा से उसका पुनरावलोकन करके दोबारा से उसको सही कर सकता है। इस बात को हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है अमेरिका से और इसको क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, यानी पुनः उसका अवलोकन वो कर सकता है। ऐसा नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है तो ये सही ही होगा, उसको अगर उनको लगता है कि समय के हिसाब से ये निर्णय थोड़ा सा जो है इसको और ज्यादा संशोधित करने की आवश्यकता है, तो वो अपने ही निर्णय को पुनः विचार करके उसको दोबारा से निर्णय दे सकता है और ये व्यवस्था हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। इसके बाद आती है संविधान की सर्वोच्चता, यानी भारत में किसका कानून चलेगा, किसका नियम चलेगा, कौन सर्वोच्च होगा, इसका जो वर्णन है वो हमने अमेरिका से लिया है, संविधान की सर्वोच्चता। फिर आते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका संसद के अधीन नहीं होगी, उसका अपना स्वतंत्र एक संरचना होगी, उसके अपने स्वतंत्र निर्णय होंगे, किसी प्रकार से उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस विधान को हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका से इसको हमने लिया है। फिर आते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। देखिए, हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होकर के आता है, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे। लगभग 200 वर्षों से ब्रिटेन हम पर राज कर रहा था, परंतु हमने वहां से राष्ट्रपति के जो है चुनाव की प्रक्रिया नहीं ली, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति का कोई चुनाव नहीं होता है और वहां राष्ट्रपति होता भी नहीं है। वहां पे राजा होता है, राज व्यवस्था है और उसके बाद वो संसदीय प्रणाली में आते हैं। तो हमने जो है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति निर्वाचित होगा और राष्ट्रपति किस प्रकार से अपने पद से हटाया जाएगा, इसका जो उल्लेख है वो हमारे संविधान में वर्णित है और ये हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। फिर आते हैं उपराष्ट्रपति।
राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति भी एक संवैधानिक पद है और इस संवैधानिक पद को भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होंगे उनको किस प्रकार से हटाया जाएगा, इसका जो वर्णन है ये अमेरिकी संविधान से हमने लिया है। देखिए, इनको भी हटाने की वही प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, परंतु हमारे संविधान में ये जो है महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही यूज किया गया है, बाकी सभी के लिए ये यूज नहीं किया गया। इसलिए हम यहाँ पर महाभियोग नहीं लिख रहे हैं, केवल हम ये कह रहे हैं कि न्यायाधीशों को हटाने की विधि। हमने महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया है क्योंकि जो हमारा संविधान है वहां पर यह शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही यूज किया गया है। उसके बाद आता है वित्तीय आपात। अगर हमारे देश में वित्तीय संकट आता है, वित्तीय आपात आता है, तो उसको हम किस प्रकार से जो है हल करेंगे, इसका वर्णन भी हमारे संविधान में दिया गया है और इसको भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। फिर आते हैं ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों से राज किया था, तो हम देखते हैं यहाँ से हमने क्या क्या चीजें ली हैं। तो सबसे पहले आती है संसदीय व्यवस्था। जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि संसद का जो स्ट्रक्चर है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। उच्च सदन, निम्न सदन, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, ये जो व्यवस्था है ये हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। फिर आते हैं एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। देखिए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी वहां के जो नागरिक होते हैं वो अमेरिका के भी नागरिक होते हैं और वहां के जो राज्य होते हैं वहां के भी नागरिक होते हैं। तो इसलिए हमने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया है, क्योंकि हमारा भारतीय समाज बहुत विविधताओं का देश है, तो हम इस प्रक्रिया को नहीं अपना सकते थे। हमने इस प्रक्रिया को, यानी एकल नागरिकता, हम केवल भारत के नागरिक हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा कि आप कहाँ के नागरिक हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या हम छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, एमपी के नागरिक हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। हम केवल यही कहेंगे कि हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं। और इस व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया, किस प्रकार हम कानून का निर्माण करेंगे, विधि का निर्माण करेंगे, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर बोलते हैं विधि का शासन, यानी कानून का शासन हमारे देश में चलेगा, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं, वो व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। मंत्रिमंडल प्रणाली, जिस प्रकार हमारे यहाँ मंत्रिमंडल व्यवस्था है, यानी कि एक पूरा मंत्रियों का समूह होता है जो हमारे देश में विधियों का निर्माण और संसद में अपनी अहम भूमिका निभाता है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है। फिर है परमाधिकार लेख या द्विसदनवाद, यानी हमारे जो संसद है वहां पर 2 सदन है, राज्यों में कहीं कहीं 2 सदन है, तो ये जो द्विसदनवाद है ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार हमने कई सारी चीजें अमेरिका से ली हैं और कई सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली हैं। अब हम आते हैं आयरलैंड पे। देखिए, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया था, परंतु जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड हमारे देश के अलावा ये व्यवस्था कहाँ पर है? तो आयरलैंड में नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यानी किस प्रकार राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, उसमें कौन कौन शामिल होगा, ये जो व्यवस्था हमने ली है कि उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और जो भी लोग उसमें शामिल होंगे उनको हमने कहाँ से लिया है? तो उनको हमने आयरलैंड से लिया है। यानी राष्ट्रपति किस प्रकार से निर्वाचित होगा, उसकी जो है व्यवस्था क्या होगी, ये हमने निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है ये हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, यानी जो राज्यसभा है वहां पर 12 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वो 12 लोग किन किन क्षेत्रों से आते हैं? तो वो साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं, कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं, खेल के क्षेत्र से हो सकते हैं और भी क्षेत्रों से हो सकते हैं। तो ये जो सभी क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त लोग होते हैं
उनको हम जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में उनका मनोनयन करता है, उनको सांसद बनाता है। जब वो सांसद बनते हैं तो ताकि वो अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर सके, इसीलिए उनका मनोनयन किया जाता है। और ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? तो ये व्यवस्था हमने आयरलैंड से ली है। तो देख रहे हैं आप किस तरह हम जो है कई सारी व्यवस्थाओं को अलग अलग देशों से अपना रहे हैं, परंतु हमने हूबहू वैसा ही नहीं अपनाया है जैसा उन देशों में व्यवस्थाएं हैं। हमने उनको अपने समाज के हिसाब से बदला है, उसके बाद हमने उसको संविधान में जगह दी है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने कौन सी व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो ऑस्ट्रेलिया की जब बात करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं प्रस्तावना की भाषा, यानी कि जो प्रस्तावना था वो तो हमने अमेरिका से लिया था, परंतु उसमें किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे उसको लिखा जाएगा, किस भाषा में, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर है समवर्ती सूची का प्रावधान। देखिए आपको पता है हमारे भारत में 3 प्रकार की सूचियां हैं। सूचियां तो हमारे यहाँ 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो समवर्ती सूची है उस पर, संघ सूची पे संघ केवल केंद्र जो है विधियों का निर्माण करता है, कानून का निर्माण करता है, और जो राज्य सूची होती है उस पर राज्य बनाता है। परंतु जो संघ सूची होती है उस पे केंद्र और राज्य कोई भी कानून बना सकता है, कोई भी निर्माण कर सकता है, या फिर दोनों मिलकर भी उस पे कार्य कर सकते हैं। उस विषय पे दोनों मिलकर भी कार्य कर सकते हैं या फिर कोई भी कर सकता है। तो जो संघ समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर आते हैं केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। देखिए अगर हम किसी भी प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में संबंध अच्छा नहीं रखेंगे और शक्तियों को विभाजित नहीं करेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कार्य किसको करना चाहिए, किस क्षेत्र में राज्य को काम करना चाहिए और किस क्षेत्र में केंद्र को काम करना चाहिए। फिर इसमें तरह तरह की अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए इसका जो है विभाजन बहुत ही आवश्यक है। और इस शक्ति को हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इस जो प्रक्रिया है इसको हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है कि केंद्र राज्य के बीच संबंध कैसा होगा और किस प्रकार उनकी शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आपको पता है जब कभी ऐसा होता है किसी जो है विधि पर मतभेद हो जाता है या वो विधि लगता है कि हमें ज्वाइंट पूरा संसद को इकट्ठा करके उस विधि पर राय लेनी चाहिए, तब हम संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे जो है कानून बनाने की आवश्यकता तो है परंतु उस पे विचार नहीं मिल रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमें पूरे सदनों को इकट्ठा करना चाहिए, दोनों सदनों को मिला के इस पे राय लेनी चाहिए, तब हम संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उस पर जो है विचार करते हैं। तो ये जो संयुक्त बैठक की व्यवस्था है ये हम कहां से लिए हैं? ये हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। देखिए जो व्यापार और वाणिज्य है इसके अगर समागम की स्वतंत्रता है हमारे पास तो ये हमने कहां से लिया है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आप लोग इसको याद करते रहिए, मतलब केवल समझते रहिए, आपको याद होता रहेगा। हम आते हैं जर्मनी पर। जर्मनी में हिटलर व्यवस्था थी, यानी वहां पर हिटलर था, वो थोड़ा सख्त, बहुत ही सख्त था। तो वहां पर जो है वहां से हमने क्या लिया है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, यानी कि होता क्या है हमारे संविधान में ऐसे भी कुछ जो है शामिल किए गए हैं, कुछ अनुच्छेद, कुछ नियम ऐसे शामिल किए गए हैं जिसमें जब कभी मौलिक अधिकार जो है, अगर कभी आपातकाल की स्थिति आती है तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और जो ये निलंबन की व्यवस्था है ये हमने कहां से ली है? तो ये हमने जर्मनी से ली है। और आपको पता है कि जर्मनी में हिटलर व्यवस्था थी, तो हिटलर जो है वहां पर हो सकता है कि वहां पे मौलिक अधिकारों को अक्सर निलंबित कर देता रहा हो, इसलिए शायद वहां पर ये व्यवस्था लागू की गई हो। तो देखिए आपको इसमें केवल समझना है, आप किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो है आप एक दम बंधे हुए शब्दों में ही समझेंगे, आप कुछ भी विचार को मिला करके आपको समझने और याद करने से मतलब होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं, यानी कि जिस प्रकार वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, और कभी कभी जो है अनुच्छेद 19 भी जो है निलंबित कर सकता है। तो हम कह सकते हैं जो व्यवस्था है ये हमने कहां से ली है?
तो ये हमने जर्मनी से ली है। तो ये सारी चीजें जो हैं कि हम किन व्यवस्थाओं को कहाँ से लिए हैं, ये हमको जानना इसीलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर देखिए प्रचंड प्रयास आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ उपस्थित हुआ है। यूपी में पहली बार बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रचंड प्रयास लर्निंग ऐप, यानी कि जो प्रचंड प्रयास है वहां का एक लर्निंग ऐप बना हुआ है जहां पर जा करके आप तमाम तरह की सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें किन किन प्रकार की सेवाएं हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज, यानी आप अपने घर पर बैठिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पर बैठ करके आराम से अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने मोबाइल से ही आप अच्छे अच्छे शिक्षकों से विधिवत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सभी टीचर यहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे और आपको हर विषय को पढ़ाएंगे और सभी कोर्सेज 50% ऑफ पर उपलब्ध हैं। आप प्रचंड प्रयास लर्निंग ऐप पर जाइए, वहां पर विजिट करिए, देखिए आपको जिन कोर्सेज की आवश्यकता है आप उन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं 50% ऑफ पर। बहुत ही सुनहरा मौका है। उसके बाद आपको जो सेवाएं मिलेंगी वो इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री होगी, विषयवार कक्षाएं होंगी, अंग्रेजी गणित विज्ञान पर विशेष फोकस किया जाएगा, विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि ये विषय बच्चों को ज्यादा कठिन प्रतीत होते हैं, इसीलिए क्लास नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, नियमित मूल्यांकन किया जाएगा, यानी आपका टेस्ट होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी सेवाएं जो हैं बहुत ही अनुभवी अध्यापकों द्वारा आपको दी जाएंगी। तो आप इस मौके को चूकिए मत और बिल्कुल और बहुत ही जोश के साथ प्रचंड प्रयास जो आपके सामने ये सब लेकर के उपस्थित हुआ है उसका उत्साहवर्धन करिए और हमारे लर्निंग ऐप पर जाकर के इन सभी सेवाओं का लाभ प्राप्त करिए। फिर आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देख रहे थे कि हमारे संविधान में जो सोर्स हैं, हमारे संविधान के जो सोर्स हैं, हमने कौन कौन सी चीजें कहां कहां से ली हैं। हम आते हैं कनाडा पे। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है हम देखते हैं। सबसे पहले हमने कनाडा से क्या लिया है, तो उसमें बात आती है संघात्मक विशेषताएं, यानी संघ की जो संघ को एक करके रखने की जो विशेषता है वो हमने कहां से ली है, कनाडा से ली है। यानी कि संघवाद, यानी कि केंद्र और राज्य, किस तरह राज्य जो है हमारे यहाँ क्या है कि राज्य जो है वो समझौतों का परिणाम नहीं है। जिस प्रकार अमेरिका में है कि 50 राज्य मिल करके समझौता करके एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो राज्य हैं वो सभी यूनियन है, एक है। अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे राज्य अलग जो है अलग हो जाएं या फिर अपने आप अलग जो है देश बना सकें, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राज्य जो है उनको अलग होने का अधिकार नहीं है, वो हमेशा एक रहेंगे और भारत रहेंगे। तो ये जो हमने विशेषताएं ली हैं हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। फिर आते हैं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ही होंगी। देखिए अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था उस परिवेश के लिए आवश्यक नहीं थे, परंतु ऐसा तो नहीं है समाज हमेशा एक जैसा होगा, ये तो कहा ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार से समाज दिन पर दिन बदलता जा रहा है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं जो सुविधाएं आज हैं कल वही होंगी, कल उससे भी ज्यादा हाई सुविधाएं हमारे पास होंगी। जैसे आप देख सकते हैं हमने 2G मोबाइल यूज किया, 3G यूज किया, 4G यूज किया, हम 5G मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो क्या पता हम कभी 10G, मतलब कुछ भी हम सोच सकते हैं, वो इम्पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रॉब्लम्स, जो कठिनाइयां हमारे भारत में 1950 में थी वो 2024 में भी होंगी, ऐसा नहीं है। समस्याओं का, कठिनाइयों का स्तर बदलेगा और ये सिद्ध भी करता है क्योंकि आप देख रहे हैं किस प्रकार जो डिजिटल क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो ये व्यवस्था 1950 में हमारे पास नहीं थी। तो अगर इस पर कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा, क्योंकि ये व्यवस्था तो एकदम नई है, भाई न्यू टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन से ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो अगर हमारे संविधान में ऐसा कोई जो है बात नहीं कही गई होती तो एक मतभेद उठ जाता कि इस पर कानून संघ बनाएगा या राज्य बनाएगा। तो आप सोचिए कि हमारे जो संविधान निर्माणकर्ता थे वो कितने ज्यादा भविष्य को देखते हुए हमारे संविधान का निर्माण करके गए हैं कि उन्होंने अवशिष्ट शक्तियों की बात भी वहां पर की है कि अगर कोई ऐसी समस्या भविष्य में उत्पन्न होती है जिस पर हमें संविधान में कानून बनाने की आवश्यकता होगी, तो कोई नया मुद्दा होगा तो वो उस पर कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र बनाएगा।
और ये शक्ति हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली। यानी कि अगर हमने साइबर क्राइम पे या कोई और भी मुद्दा है जो न्यू टेक्नोलॉजीज के इन्वेंशन से उत्पन्न हो रहा है या नए समाज, बदलते समाज के वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो उस पर अगर कोई जो है व्यवस्था बनानी है, कोई कानून बनाना, तो उसमें पूरा कार्य संघ ही करेगा। और इसी को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां। फिर आते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है ये हमने कहां से लिया है? तो ये हमने कनाडा से लिया है। यानी राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी? जैसे आपको पता है हमारे यहाँ राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, हमारे यहाँ राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो ये जो व्यवस्था है ये हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। फिर संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय है। यानी संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो हमने कनाडा से लिया है। और सर्वोच्च न्यायालय कोई परामर्श दे सकता है तो ये भी जो है हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। तो जैसे आप देख रहे हैं कनाडा से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। और इसी श्रृंखला में जब हम आगे चलेंगे तो हम दक्षिण अफ्रीका पर आएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में हमने क्या क्या लिया है? तो सबसे अहम है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्योंकि हमारा संविधान जब बना था तो उनको पता था कि आज के समाज के हिसाब से बना है, कल को समाज बदलेगा और इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 1 साल बाद ही उसमें संशोधन करना पड़ा था, भूमि सुधार संशोधन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है यह हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है कि अगर कभी भी हमें संविधान में संशोधन करना होगा तो हम किस किस प्रकार से करेंगे। फिर आते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यानी कि राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार से निर्वाचित होंगे और किस किस प्रकार से प्रक्रिया के माध्यम से वो निर्वाचित होंगे, ये हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। फिर आते हैं रूस। अगर हमने सब राज्यों, सब देशों से लगभग कुछ कुछ लिया है तो हमने रूस को नहीं छोड़ा है। रूस से हमने क्या लिया है? तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमको बताते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या क्या है देश के प्रति। जो पहले 10 थे अब उसमें एक कर्तव्य को और जोड़ा गया है। वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है हमने रूस से लिया है। अब आते हैं जापान पे। जापान से हमने क्या लिया है? क्योंकि जापान भी अपने आप में एक बहुत विकसित राष्ट्र है। तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि हम किस प्रकार विधि से ही, किस प्रकार एक नियम के माध्यम से ही किस प्रकार किसी प्रक्रिया को स्थापित करेंगे, कोई कानून बनाएंगे, तो उसको हमने कहां से लिया है? तो उसको हमने जापान से लिया है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार हम एक एक सोर्स के बारे में आराम से पढ़ रहे हैं। फिर आते हैं फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है? तो फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में, यानी देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता यानी समता और बंधुता के जो आदर्श हैं इनको हमने अपनी प्रस्तावना में शामिल किया है। वो प्रस्तावना में कहां से शामिल किया है? तो फ्रांस से शामिल किया है। क्योंकि हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बात की गई है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अगर इन शब्दों के भावों को, इन शब्दों का इस्तेमाल करके इनके भावों को विश्लेषित करने की बात की जा रही है, तो ये भाव, ये शब्द हमने कहां से उठाए हैं? तो फ्रांस से उठाए हैं। मतलब फ्रांस से हमने अगर कुछ लिया है तो हमने अपने प्रस्तावना में शामिल किया है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीजें लेते चले आए हैं। इसी प्रकार हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं, लगभग 250 जो है अनुच्छेद हमने हूबहू भारतीय शासन अधिनियम 1935 से अपने संविधान में शामिल किया है। तो देखिए हमने आपको बताया कि कौन कौन से सोर्स थे जहां से हमने जो है विभिन्न मुद्दों को, विभिन्न चीजों को अपने संविधान में शामिल किया है। लेकिन हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ रीजन था, कुछ भविष्य था, कुछ सोच थी, कुछ विचार थे। और उन विचारों को अगर आप गहराई से सोचेंगे तो हमारा मन करेगा कि हम अपने संविधान निर्माणकर्ताओं को शत शत नमन करें, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दें कि उन्होंने अपने समाज के बारे में न सोचकर, केवल अपने ही ऊपर, अपने ही समाज का विश्लेषण न कर कर हमारे भविष्य को भी उसमें महत्व दिया है, हमारे भविष्य को भी विश्लेषित किया है, उनको भी जगह दी है, उनमें भी कोई जो है
क्या क्या विचार हो सकते हैं, कैसी कैसी कठिनाइयां आ सकती हैं, उनके बारे में सोचकर उसका निर्माण किया है। तो हमें इस पे गर्व होना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माणकर्ता कितनी दूरदर्शी थे। मतलब भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग हमारे भारत में आए हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है आप सभी को आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। और आप सभी इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और प्रचंड प्रयास के लर्निंग ऐप पे और प्रचंड प्रयास के चैनल पे बने रहिए। और हमें आपसे केवल सहयोग की उम्मीद है, समर्थन की उम्मीद है। हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जहां तक पहुंचने के लिए हम यहाँ आए हैं, जिनकी पहुंच हमारे पास तक सुनिश्चित नहीं हो पा रही, हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो आप प्लीज प्लीज हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। और आप इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।